नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एजेंसी का यानी ईडी का कोई-कोई दिन बड़ा खराब जाता है और ये मान लेना चाहिए ईडी के अधिकारियों को कि बुधवार का दिन उसके लिए बहुत खराब था। पीएमएलए कोर्ट, उसके जज एमजी देशपांडे, जिन्होंने संजय राउत की जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली और उनको रिहा करने के आदेश जारी किए, वो ईडी के इस तर्क और तमाम तर्कों से सहमत नहीं हुए और उनकी इस अपील पर भी उन्होंने गौर नहीं किया कि कम से कम शुक्रवार तक वो जो जमानत दे रहे हैं, उसको स्टे कर दें, ताकि उनको समय मिल जाए कि वो हाई कोर्ट में इस जमानत के विरुद्ध अपनी याचिका लगा सकें सुनवाई के लिए। तो पीएमएलए कोर्ट के जज ने भी उनकी सुनवाई नहीं की और जब वो दौड़ कर के हाई कोर्ट पहुंचे, तो हाई कोर्ट की जो न्यायमूर्ति हैं, भारती डांगरे, उन्होंने भी ये कहते हुए संजय राउत को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि अब जमानत मंजूर की जा चुकी है और वो दोनों पक्षों को सुने बिना ऐसी रोक नहीं लगा सकती। और अदालत ने ये भी कहा कि जो ईडी की याचिका उनके सामने आई है, यानी अंतरिम रोक लगाने की, बृहस्पतिवार को यानी आज वो इस पर सुनवाई करेंगी। उन्होंने यहां तक कहा कि मैंने आदेश को देखा तक नहीं है, यानी जमानत का जो आदेश दिया गया है उसको देखा तक नहीं है। मुझे नहीं पता किस आधार पर जमानत दी गई है। मुझे नहीं पता कि आपने यानी ईडी ने किस आधार पर जमानत के आदेश को चुनौती दी है। मैं दोनों पक्षों को सुने बिना भला स्थगन आदेश कैसे दे सकती हूँ। और अदालत ने यह भी कहा कि जमानत रद्द करने की जो केंद्रीय एजेंसी की अर्जी है, उस पर वो कल यानी आज गुरुवार को सुनवाई करेंगी। अगर सुनवाई के बाद मैं जमानत रद्द करने का आदेश देती हूं, तो आरोपी व्यक्तियों को वापस हिरासत में लिया जा सकता है। और उच्च न्यायालय ने ईडी से यह भी पूछ लिया कि किस कानूनी प्रावधान के तहत उन्हें जमानत के आदेश पर रोक लगाने का अधिकार है। एक्चुअल में ईडी की तरफ से जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं, अनिल सिंह, उन्होंने गुरुवार तक जमानत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अर्जी पर सुनवाई 1 दिन में पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने जमानत याचिकाओं को सुनने और आदेश पारित करने में 1 महीने का समय लिया है। आप मुझसे इतनी जल्दी फैसला करने की उम्मीद करते हैं? मैं नहीं चाहती कि आपके यानी ईडी या उनके यानी संजय राउत और प्रवीण राउत के साथ कोई अन्याय हो। जब आप जमानत रद्द करने पर आते हैं, तो अदालत की भी अपनी सीमित शक्तियां होती हैं। और न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ईडी का आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता यानी जमानत रद्द करने की धारा 439(2) के तहत दायर किया गया था, न कि धारा 482 यानी आदेश को रद्द करने के तहत। और अदालत ने यह भी कहा कि केवल धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के पास जमानत आदेश को निलंबित करने की अंतर्निहित शक्तियां हैं।
और दोनों की तरफ से जो वकील पेश हुए थे आबाद पोंडा, उन्होंने ईडी की इस अर्जी का याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि साहब, आरोपी रिहा होने के बाद कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपियों से एक संजय राउत तो सांसद हैं और आरोपियों की जड़ें समाज में हैं। निचली अदालत ने जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई हैं, कोई भी भागने वाला नहीं है। और ये दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने तत्काल उनकी जमानत पर रोक लगाने से एक तरीके से इनकार कर दिया। तो अखबारों की, पोर्टल्स की जो हेडलाइन थी इसके बाद, वो भी आप देख लें। हेडलाइंस थी, मैंने आदेश देखा तक नहीं और आप जमानत रद्द कराने आ गए। राउत के केस में हाई कोर्ट ने ईडी को खूब सुनाया। आपको बताते चलें कि केवल संजय राउत को जमानत नहीं मिली है पीएमएलए कोर्ट से, बल्कि प्रवीण राउत को भी जमानत मिली है। और ये प्रवीण राउत कौन है, ये समझना जरा जरूरी है, क्योंकि प्रवीण राउत संजय राउत के बहुत करीबी दोस्त हैं। और ये पूरा प्रकरण पात्रा चौल घोटाला, जिसको 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला बताया जा रहा है, इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार प्रवीण राउत ही हैं और संजय राउत भी हैं। क्योंकि जो चार्ज लगाए हैं ईडी ने, वो इन दोनों पर ही लगाए हैं। कुछ और भी हैं जिनके बारे में मैंने अपने एक अलग वीडियो में जानकारी दी है। पर पात्रा चावल घोटाला जो है, ये कुल मिलाकर के 1039 करोड़ रुपए का है। और इस घोटाले में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। और इसके बाद संजय राउत के घर की तलाशी में 11,50,000 रुपए भी जब्त हुए थे। ये 31 जुलाई की बात है। और इस मामले में अप्रैल में ईडी ने राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके करीबियों की करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त भी की थी। ईडी ने कुछ समय पहले चार्जशीट दाखिल की थी और ईडी का कहना यह है कि शिवसेना सांसद संजय राउत पात्रा चौल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवीण राउत के जरिए सीधे तौर पर शामिल थे। ईडी ने यह भी दावा किया कि 2006-7 के दौरान संजय राउत ने तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में पात्रा चौल के पुनर्विकास को लेकर के पूर्व सीएम की अध्यक्षता में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाड़ा के अफसरों और अन्य लोगों के साथ कई बैठकों में भाग लिया था। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री कौन? शरद पवार। और पूर्व मुख्यमंत्री कौन? देशमुख साहब। और ये बताता है कि पात्रा चौल घोटाले में जो पात्र इस समय हमारे सामने हैं, दिखाई दे रहे हैं, उनके अलावा भी कुछ लोगों की भूमिका रही है। ईडी का तो ये भी कहना है कि इसके बाद मामले में आरोपी राकेश वधावन को मेसर्स गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पात्रा चौल परियोजना के पुनर्विकास के लिए लाया गया। संजय राउत ने नियंत्रण करने के लिए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के रूप में प्रवीण राउत को अपने प्रॉक्सी और विश्वास पात्र के रूप में शामिल किया। तो मैं कह रहा था कि संजय राउत और प्रवीण राउत आपस में दोस्त हैं। और ईडी ने जो चार्जशीट पेश की उसके मुताबिक सोसाइटी
और म्हाडा के साथ किए गए समझौते के अनुसार उन्हें 672 किराएदारों का पुनर्वास करने के लिए सभी को 767 वर्ग फुट के फ्लैट का निर्माण करना था। इसके लिए म्हाडा को 11,000 बल्कि इससे भी ज़्यादा ये 1,11,467 वर्ग मीटर का एक क्षेत्र दिया गया था और बदले में ज़मीन पर मुफ्त बिक्री घटक विकसित करने और थर्ड पार्टी के खरीदारों को फ्लैट बेचने का हक था। हालाँकि जो ईडी ने कहा, उसने कहा कि साहब गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने अपना दायित्व पूरा करने से पहले एफएसआई को बेच दिया। एफएसआई को जीएसीपीएल गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा थर्ड पार्टी डेवलपर्स को 1,034 करोड़ रुपए में बेचा गया था। और ईडी का ये कहना है कि हमें जांच पड़ताल में इस बात का पता चला है कि संजय राउत के प्रॉक्सी यानी प्रवीण राउत को एचडीआईएल से उनके बैंक खाते में 112 करोड़ रुपए, जिसे बाद में संपत्ति खरीदने, व्यावसायिक इकाई, परिवार के सदस्यों वगैरह के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। इस प्रकार संजय राउत को अवैध तरीके से आय प्राप्त करने और संपत्ति के अधिग्रहण के लिए हस्तांतरण और अन्य संस्थाओं को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में शामिल पाया गया। और ईडी ने यह भी बताया था कि अलीबाग इलाके में इन्होंने प्रवीण राउत के परिवार के साथ, इसके अलावा सुजीत पाटकर जो इनके सहयोगी हैं, उनके परिवार के साथ मिलकर के उनकी पत्नी, तब की पत्नी सपना पाटकर जो बाद में अलग हो गई, उनके साथ मिलकर के कई प्लॉट खरीदे थे। दादर में भी इन्होंने फ्लैट खरीदे थे। और ये बात तो सामने आ ही चुकी है कि प्रवीण राउत की जो पत्नी थी माधुरी, उसके खाते से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए की एंट्री हुई थी। तो ईडी ने बहुत डिटेल जानकारी कोर्ट को दी और चार्जशीट में भी दी। एक और जानकारी मिल रही है, जब पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत की जमानत स्वीकार की, तो संजय राउत ने हाथ जोड़ करके जज एमजी देश पांडे को शुक्रिया कहा। तो इस पर एमजी देश पांडे ने उनको टका सा जवाब दे दिया, ये कहते हुए कि साहब ये हम मेरिट पर फैसला करते हैं, इसमें शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है और शुक्रिया कहने की कोई बात भी नहीं है। जब मेरिट नहीं होती है, हम ज़मानत नहीं देते हैं, जब मेरिट होती है, हम ज़मानत देते हैं। संजय राउत को ज़मानत मिल गई है, बाहर आ गए हैं, सड़कों पर उनका जुलूस निकला है, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है, अपने घर के बाहर उन्होंने मीडिया को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है, बड़ी-बड़ी बातें कही हैं। लेकिन बात वही है कि ईडी या तो अपनी बात साबित नहीं कर पाई कि उनको अभी अंदर ही रहना चाहिए, जेल में ही रहना चाहिए, न्यायिक हिरासत में ही रहना चाहिए, जमानत नहीं मिलनी चाहिए, या फिर कहते हैं ना कि कोई-कोई दिन किसी एजेंसी का बड़ा खराब जाता है, तो ये मान लें कि एजेंसी के लिए बुधवार का दिन कम से कम भारत के भीतर अच्छा नहीं गया। भारत के बाहर की अगर बात करें, तो लंदन की एक अदालत ने, जिसका इंतजार किया जा रहा है बहुत लंबे समय से, नीरव मोदी को बड़ा झटका दिया है और नीरव मोदी का अब भारत प्रत्यार्पण होगा, उसकी सारी बाधाएं वहां की अदालत ने खत्म कर दी हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।